तो ये जो पेपर है 2026 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी बच्चे 2026 में यानी कि 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए हम लेकर के आ गए हैं 18 फरवरी का एक वायरल पेपर। सभी के सभी प्यारे साथियों का स्वागत है ये 24 क्लासेस पर। और यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ। जितने भी बच्चे 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो सभी के सभी बच्चों के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ हिंदी का एक वायरल पेपर, यानी कि 18 फरवरी वाला पेपर जो है आप लोगों का जारी हो चुका है और मुझे पेपर मिल चुका है 101% गारंटी के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जैसे ही पेपर देने जाओगे आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाएगा और सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, जिसका कोड है 801 LK। अपना कोड देख लेना, कॉपी में कोड नोट कर लेना और कॉपी में आराम से देख लेना, पूरा पेपर जाना और अपना देखो F24 क्लास से तो स्वागत है। और ये आप लोगों का जो कोड है 801 LK का हमारा कोड है। तो चलिए मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, क्योंकि पेपर जो आप लोगों का जारी हो चुका है। तो आप लोग क्या करिए, पूरा पेपर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है कि अपना अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पर अपना नाम लिख देना, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है ना। तो अपना नाम और अनुक्रमांक जरूर लिखना है। और फिर हमारा ये 2026 का एक वायरल पेपर है, हिंदी का वायरल पेपर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर तैयार करिए, 101% गारंटी के साथ तैयार करिए। और मेरी गारंटी है कि जब आप इस पेपर को तैयार कर लोगे, मेरा जो टारगेट है ये 24 क्लासेस का जो टारगेट है कि सभी के सभी छात्रों को यहाँ पर हिंदी में 95% नंबर दिलाना। तो ये मेरा टारगेट है, एक भी बच्चे के नंबर कम नहीं होने चाहिए, सभी के सभी बच्चों के 95+ नंबर आने चाहिए, ये मेरा टारगेट है। तो इस टारगेट को मैं पूरा करके ही रहूँगा और मैं आज की इस क्लास में पूरा का पूरा टारगेट पूरा करूँगा। आप लोगों को 95+ नंबर दिला दूंगा, हिंदी में दिलाऊंगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। तो हिंदी का पेपर है और समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक हमारा 70 नंबर का पूर्णांक है। पूरा पेपर देखो 100% गारंटी के साथ मेरे बच्चों बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। अब यहाँ से देखो आप लोगों का निर्देश स्टार्ट होता है, जो कि निर्देश आप लोग पढ़ लेना निर्देश। और यहाँ से आप लोगों का खंड बहुविकल्पी प्रश्न। तो मैं आप लोगों को सीधा प्रश्नों के ऊपर ले चल रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न है इस पेपर में। तो आप लोग पेपर के प्रश्न सारे के सारे प्रश्नों को देख लीजिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ, इस पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को, जैसे ही आप लोग 18 फरवरी को अपनी सीट पर, एग्जाम सीट पर जैसे बैठोगे, बिल्कुल सेम यही प्रश्न आप लोगों को देखने को, बिल्कुल सेम जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, बिल्कुल सेम यही आप लोगों को 2026 में देखने को मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, जितने भी प्रश्न है 1 नंबर वाले प्रश्न है। और यहाँ पर देखो दिया प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 1 है मेरा कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आप लोगों को क्या करना है कि रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो चले जाना, पेपर देने चले जाना। जैसे ही ये वाला प्रश्न आप लोगों को दिखे, बिल्कुल सेम आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी पर क्लिक करना है, रामचंद्र शुक्ल जी पर क्लिक करना। और 1 नंबर का ये हमारा प्रश्न आने वाला है। और यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि एक गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों 95+ हमारा टारगेट है और इस टारगेट को मैं पूरा करके ही रहूँगा। सभी के सभी बच्चों को मैं यहाँ पर 100 में से 95+ नंबर दिलाने वाला हूँ आज की इस क्लास में। पूरी की पूरी क्लास देखो और अपने 95+ नंबर पक्के कर लो। अब देखो यहाँ पर हमारा जो है गुनाहों के देवता जो है किस विधा की रचना है, तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना है। और यहाँ पर देखो 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, इतना याद रखना। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। पूरा का पूरा पेपर मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा, पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, है ना। क्योंकि पेपर आप लोगों का मिल चुका है, तो पेपर आप लोग अपना पूरा देख लो और 100% गारंटी के साथ छपेगा, 101% छपेगा और पूरा का पूरा पेपर देख लो। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, मतलब किस युग के लेखक हो जाएंगे। तो याद रखना ये हमारे भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये भारतेंदु युग के लेखक हो जाएंगे, इतना आप लोगों को याद रखना है। अब देखो आगे बात करते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक कलम का सिपाही की रचना किसने की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे पर जो मॉडल पेपर है, बिल्कुल जरूर आप लोग इसको तैयार करो और तैयार करके चले जाओ, सॉल्यूशन के साथ करके चले जाओ। और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही पेपर रखा हुआ मिलेगा और इसमें देखो कुछ काट पीट नहीं होगा, बिल्कुल सेम ये पेपर होगा। प्रश्न नंबर 4 देख लो कि कलम का सिपाही की रचना किसने की थी, ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा। तो कलम का सिपाही किसने रचना की? अमृत राय जी ने की थी। बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें आप लोग इस पर तो क्लिक कर ही सकते हो, है ना। तो अमृत राय को याद कर लेना, सिर्फ आप लोगों को देखना है। प्रश्न नंबर 5 को देखो कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे। ये भी मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। तो देखो सारे प्रश्न 1 नंबर वाले हैं और आप लोगों का देखो पूरा का पूरा 70 नंबर आज की इस क्लास में पक्का होने वाला है।
और देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश हमारा सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो इसका देखो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर देखो क्या होगा, ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 को देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारा 1 ही नंबर का ही आएगा, 1 नंबर का ही आएगा कि लोकायतन कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे। लोकायतन के रचनाकार कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर दिए हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। फिर इसके बाद आगे देखो ऑप्शन नंबर 3 को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सुमित्रानंदन पंत और निराला। ये देखिए हमारे 4 ऑप्शन हो चुके हैं, 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को क्लिक करना है किस पर, सुमित्रानंदन पंत को ही सही करना है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बिहारी जो है किस युग के कवि हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर आप लोगों का मिल चुका है और जारी हो चुका है, और जैसे ही जारी हुआ मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। अब आगे देखो कि इस प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा रीतकाल, ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि गंगा लहरी रचना किसने की, मतलब गंगा लहरी की रचनाकार कौन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। तो पद्माकर हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, कौन सी रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू है, लहर है, झरना, कामायनी, और लेकिन जो ये जो हमारी ऑप्शन नंबर डी जो है, ये जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ये महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी, है ना। तो महादेवी वर्मा जी को यहाँ पर लिख लेना, ये हमारी महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी। तो आप लोगों को महादेवी वर्मा पर ही क्लिक लगाना है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे जो कि सीधा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 1 ही नंबर का आएगा, लेकिन आप लोगों का जो पेपर जो है मेरे पेपर जो बिल्कुल जारी हो चुका है, ये बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों को मिलेगा। और आगे देखो कि बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, 1 नंबर का ये भी आएगा। तो अलंकार पूछा गया तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 कि सोरठा में कितने चरण होते हैं, ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि अनुशासन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये भी 1 नंबर का ही आएगा। इसके 4 ऑप्शन देख लो। चलिए इसके 4 ऑप्शन को भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है कि ये सा दिया है, सन दिया है, ना दिया, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनु। अनु हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में जो कि पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्रश्न नंबर 15 को देखो कि जल और थल में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि जल और थल में कौन सा समास है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को याद रखना है, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास को सही करेंगे। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि नौका का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पर्यायवाची शब्द पूछा गया जो कि 1 नंबर का ही पेपर में आएगा। 18 फरवरी का रियल पेपर लेकर के आ गया हूँ, बिल्कुल 101% मेरे पर जो जैसे ही आप लोग जाओगे बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 देखो बिल्कुल सेम यही प्रश्न आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा। 16 नंबर पर हमारा लिखा होगा कि नौका का सही शब्द सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो तरणी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 देखो कि तात्स्याम तद स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का प्रयोग हुआ है, रूप है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा, लेकिन प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर मेरा जो अगला है, प्रश्न नंबर अगले को देखेंगे कि मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, ये किस प्रकार का वाक्य है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। सरल वाक्य दिया है, संयुक्त वाक्य दिया है, मिश्रित वाक्य दिया है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको क्लिक लगाना है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी को सही करना है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 20 के बारे में कि मैंने पुस्तक पढ़ी और इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है। 1 ही नंबर का ये भी आएगा। तो 1 नंबर का आएगा कि मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाक्य है। चलो आगे देखो बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विधेय सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं
आप देखो यहाँ से मैं पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ, तो आप लोगों को मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ। और ऐसा यहाँ पर नियम है कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर ही दिखा देता हूँ, है ना। कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, इसलिए मैं पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखो, और इधर भी देख लो। यहाँ पर लिखा है कि अजंता संसार की, पहले मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने। तो कौन कौन से 3 प्रश्न हैं उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि अजंता किस कला के अद्वितीय स्थान रखता है। तो किस कला में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, तो यहाँ पर अजंता के लेखक हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय। अजंता के लेखक कौन है? अजंता के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। नोट कर लीजिए, यहाँ पर 2 नंबर पक्के कर लीजिए, भगवत शरण उपाध्याय। तो 2 नंबर आप लोगों के मैंने पक्के करा दिए। बाकी जो नंबर हैं आप लोग क्या करना, क्वेश्चन बैंक होगी आप लोगों के पास, तो उसमें से देख करके आप लोग इनका आंसर को नोट कर लेना, है ना। 6 नंबर का आएगा 2026 बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी को 6 नंबर का आएगा। अब आगे देखो बात करते हैं, एक अथवा करके भी दिया गया है हमारे सामने। तो अथवा वाला देख लो कि आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। और फिर आगे देखो कि मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद विद्यार्थियों का होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, इस गद्यांश को किस चैप्टर से उठाया गया है ना। तो हालांकि जो पेपर है, बोर्ड ने इस बार बहुत अच्छा पेपर बनाया है। और चलिए अब देख लेते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है। 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 6 नंबर हमारे बन जाते हैं। तो इसका मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। चैप्टर का नाम हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हो जाएंगे। और चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से इसको लिया गया है। तो पूरा आप लोग तैयार कर लेना। अब देखो यहाँ से मेन चीज जो स्टार्ट होती है आप लोगों का, देखो 6 नंबर का गद्य आता है और 6 नंबर का पद भी आता है। तो 6 मिलाकर 6 में 6 जोड़ दो, 12 नंबर हो जाते हैं। तो 12 नंबर आप लोगों के पक्के हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रश्न नंबर 2 कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यहाँ पर हमारा 6 नंबर का आएगा कि भाषा एकमात्र अनंत है। फिर प्यारे साथियों, और हम फिर आगे बात करते हैं कि फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसकी एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद और दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे। इस पर मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा, या फिर आप लोग अपने तरफ से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं इसको सॉल्व करूँ। अगर मैं इसको सॉल्व कराने के लिए बैठ गया तो आधा 1-2 घंटे यहीं पर ही निकल जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन बैंक होगी, वहाँ पर आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिख देना, 2 नंबर का संदर्भ आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या। शब्द के बारे में कवि की क्या धारणा है, ये भी 2 नंबर का आएगा। मतलब 6 नंबर का पद्यांश आता है। एक अथवा करके भी दिया गया है, अथवा वाला देख लो कि विश्ववत रेखा का वासी जो जीता है नित्य हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो ये जो है हमारा पद्यांश जो है 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा 18 फरवरी, तारीख याद रखना। और यहाँ पर देखो आगे बात करते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर का संदर्भ। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी। तीसरा प्रश्न है कि विश्ववत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, तो 2 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखो बात करते हैं कि इधर देख लो, यहाँ से फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देख लो प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहा है 5 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। 5 नंबर आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। आगे देखो लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलिए हिंदी में अनुवाद करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत पर प्रलिकाया उत्तरम दात समर्थम न अभवत, अथा ग्रामीणम अवदत अहम अस्या प्रलिकाया उत्तरम न जनामि, इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथ्यत यदि भवान उत्तरम न जनाति सा। और इतना अथा मलान मुलिथेन, और इतना पढ़ने के बाद है ना, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस चैप्टर से लिया गया है ना।
चैप्टर तो बहुत है, वाराणसी चैप्टर है, भारतीय संस्कृति चैप्टर है, प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इस यहाँ पर ये जो हमारा पर गद्यांश है, संस्कृत का जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है। तो इतना तो आप लोगों को पता ही, तो मुझे कमेंट में कर देना, इसको आप लोग तैयार कर लेना। आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगी तो वहीं से तैयार कर लेना। एक अथवा करके दिया गया है, आप लोग चाहो तो, अगर आप लोगों को मन है कि मुझे इसका आंसर लिखना है तो मैं इसका आंसर लिखूंगा, और कई बच्चों का अगर मन नहीं है कि मुझे इसका आंसर नहीं लिखना है, मुझे तो इसका आंसर लिखना है, तो भाई आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मयश्च संस्कृतेश्च आलोकात् सर्वत्र प्रसिद्ध मुकुल युवराज दारास्य को अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सत्येषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यद तेन उपनिषदाम। और इसको तैयार कर लो, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को दोनों के दोनों पद्यांश बता दिए हैं, तो दोनों के दोनों पद्यांशों को आप लोग तैयार कर लेना। आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगी तो उसमें से आप लोग कहीं से भी ढूंढ करके इसको तैयार कर लेना, आप लोग को 100% वहाँ पर ये मिल जाएंगे। अब चलिए आगे देखो बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी हमारा 5 ही नंबर का आएगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुख स्फुट वक्ता चायोजनाति सा पंडिता। इसको तैयार कर लेना। और फिर इसके बाद हमारा अगला देखो दिया है कि किम न हित्वा प्रियो भवति किन्नो हित्वा न सोचती और किम न हित्वार्थवान भवति किन्नो हित्वा सुखी भवेत। तो 10 नंबर का आप लोगों का देखो यहाँ पर 5 नंबर का आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश, 5 नंबर का संस्कृत का पद्यांश, तो पूरा का पूरा 70 नंबर यहाँ पर आप लोगों का पक्का होने वाला है आज की इस क्लास में। फिर आगे देखो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न नंबर 5 को देख लो कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पेपर में 3 नंबर का आएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा विस्तों पर शब्दों में लिखिए। तो खंड काव्य जो होता है आपके पेपर में देखो 3 नंबर का खंड काव्य आता है, लेकिन मैं आप लोगों को कैसे बता दूं कि आपके एग्जाम में कौन सा खंड काव्य आएगा, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो आप लोग क्या करना कि इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, और अपने क्लास टीचर से पूछ लेना कि मेरे में कौन सा 18 फरवरी को कौन सा खंड काव्य आएगा। तो आप लोगों के जो क्लास टीचर होंगे वो आप लोगों को बता देंगे कि प्यारे बच्चों आप लोगों को ये यहाँ पर इसको तैयार कर लेना, इसको तैयार कर लेना, तो आप लोग तैयार कर लेना। ज्योति जवाहर देखो यहाँ पर लिखा है, ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, संक्षेप में लिखिए, तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जीवन परिचय यहाँ से आता है। जीवन परिचय में देखो क्या होगा, जीवन परिचय में देखो क्या होगा कि लेखक और कवि के जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। 5 में 5 जोड़ दो, कितना हुआ, 10 नंबर हो गया आप लोगों का। तो 10 नंबर आप लोगों का ये भी पक्का होने वाला है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को लिख कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। ये थे आप लोगों के लेखक के जीवन परिचय। चलिए अब बात करते हैं कवियों में से आप लोगों को किन किन कवियों के जीवन परिचय तैयार करना है। तो कवियों के भी जीवन परिचय देख लो। चलो यहाँ से कवि के जीवन परिचय देख लो। यहाँ से देखो लिखा है ऑप्शन नंबर 12 कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी पूर्व रचना को लेकर देना। 5 नंबर का आएगा पेपर में। सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। ये देखिए 4 महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं और कवियों के जीवन परिचय हैं। कवियों में से आप लोगों को चारों के चारों को तैयार कर लो, या फिर आप लोगों को अगर इच्छा है कि नहीं मुझे चारों नहीं मुझे एक तैयार करना है, तो आप लोगों का मन है कि मुझे सूरदास जी या फिर महादेवी वर्मा या फिर तुलसीदास या फिर रामनरेश त्रिपाठी, जिसका मन उसका तैयार कर लो। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक जो होता है 2 नंबर का श्लोक आता है, इसको भी तैयार कर लेना। अब प्रश्न नंबर 8 देखो कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का पत्र लिखना आता है। अब यहाँ पर एक अथवा करके भी दिया गया है कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है ना। तो पत्र लेखन जो होता है 4 नंबर का आता है, लेकिन आप लोगों को एक अथवा करके भी दिया गया है, तो 2 में से आप लोगों को एक लिख देना है। अब प्रश्न नंबर 9 देखो कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, 2 नंबर का आएगा। और यहाँ पर देखो लिखा है कि वाराणसी कस्य नज्ञ कूले स्थिता चंद्रशेखर का आसित अस्माकम संस्कृति कीदृशी अस्ति और वीर केन पूज्यते। ये हमारे पास 4 देखो संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं।
4 में से आप लोगों को क्या करना है, 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 2 प्रश्नों को उत्तर दोगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे देखो मेन चीज स्टार्ट हो रही है, निबंध स्टार्ट हो रहा है। निबंध जो होगा आप लोगों को अकेले, है ना, अकेले आप लोगों को 7 नंबर दे करके जाएगा निबंध। तो निबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निबंध को देखो कौन कौन से निबंध इस पेपर में पूछे गए हैं, तो पेपर अपना देख लो और निबंध देखो कौन कौन से हैं। 7 नंबर अकेले, पूरा का पूरा 7 नंबर मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। चलिए, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से निबंध है जो आप लोगों को तैयार करने हैं। पहला ही निबंध देखो रख दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। पर्यावरण का प्रदूषण कैसे होता है, उसका क्या कारण, उसको रोकने के क्या कारण है, उसको निवारण के लिए उसका क्या क्या कारण है, सब कुछ आप लोगों को निबंध में लिखना पड़ेगा। फिर आगे लिखा विज्ञान अभिशाप या वरदान। विज्ञान से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है, विज्ञान का अभिशाप क्या है, विज्ञान का वरदान क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, निबंध में लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो, अब ये देखिए हमारे सामने 2 निबंध और मैं आप लोगों को तैयार करा देता हूँ कि वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। वृक्षारोपण के महत्व में क्या करना है कि आप लोगों को वृक्षों के बारे में लिखना है, 2-4 वृक्षों के नाम लिख देना, उसके बारे में लिख देना, इतना आप लोगों का वृक्षारोपण के महत्व पर निबंध हो जाएगा। आगे देखो जनसंख्या वृद्धि पर भी निबंध लिखना है ना, तो जनसंख्या वृद्धि पर भी निबंध लिखना है, तो आप लोगों को निबंध लिख देना है। तो यहाँ से देखिए आप लोगों की जो क्लास है बिल्कुल सेम, बिल्कुल आप लोगों की क्लास समाप्त होती है। और सभी प्यारे साथियों का स्वागत है F24 क्लासेस पर। आप लोग क्या करिए, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी मॉडल पेपर हैं आप लोग भी कमेंट कर देना आप लोगों को कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, तो मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दे दूंगा। तो चलिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।